अब तक आपने देखा कि सुनैना के पति का शादी के 8 साल बाद असमय मृत्यु हो जाने के कारण सुनैना पूरी तरह से टूट चुकी है। एक तरफ सास के ताने तो दूसरी तरफ 7 साल की बेटी की जिम्मेदारियां। खुद को मजबूत बनाते हुए सुनैना तय करती है कि वो घर में बैठकर आंसू नहीं बहाएगी, बल्कि अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर पैसे कमाने की कोशिश करेगी, ताकि कल को उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े। दूसरी तरफ सुनैना के ससुर नारायण बाबू गांव में लड़के लड़कियों के रिश्ते करने का काम किया करते हैं। बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण उनका शादी करने का काम ठप होने लगता है, लेकिन सुनैना अपने कंप्यूटर के ज्ञान से बाबूजी का काम एक बार फिर से ठीक करवा देती है। गांव में ही रहने वाले पटेल काका शहर से पढ़कर आए अपने बेटे आशीष के लिए लड़की ढूंढने का काम नारायण बाबू को सौंपते हैं। आशीष के लिए लड़कियां देखने के बीच एक दिन आशीष नारायण बाबू के घर पहुंच जाता है। आशीष को अपने घर में देखकर सुनैना बुरी तरह घबरा जाती है। अब आगे। मुझे पहले ही लगा था कोई आम लड़का इतनी सारी लड़कियों की तस्वीर देखकर शादी के लिए ऐसे इनकार नहीं कर सकता। मुझे क्या पता था बाबूजी इस लफंगे के लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। बाबूजी से मिलकर साफ मना कर दूंगी, साफ इनकार कर दे पटेल काका को कि उनके सुपुत्र की शादी के लिए हम लड़कियां नहीं खोज पाएंगे। ऐसे सरफिरे लड़कों से जितना दूर रहे उतना ही सही रहता है। अगले दिन सुबह सुनैना स्कूल जाने के लिए निकली तो कुछ दूरी पर ही उसे आशीष अपनी बाइक पर खड़ा हुआ नजर आया। एक बार तो सुनैना का मन किया कि आशीष का गिरेबान पकड़कर पूछ ले कि आखिर क्यों परेशान कर रहा है उसे, लेकिन फिर उसने लोक लाज के डर से चुप रहने में अपनी भलाई समझी और नजरें नीचे करके स्कूल की तरफ जाने लगी। 2 दिन बीते तो आशीष ने नारायण बाबू को फोन मिला दिया। काका, उस दिन आपने जो लड़कियां दिखाई थी ना, उनमें से एक लड़की मुझे पसंद आ गई है। बल्कि मैंने तो सोच लिया है मैं उसी से शादी करूंगा। आप कहे तो मैं अपने बाबूजी को लेकर आपके यहाँ आ जाऊं, बाकी बातें भी हो जाएंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आ जाओ, यहीं पर बातें हो जाएंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है, वरना हम तो बड़ी गहरी चिंता में डूब गए थे कि पता नहीं आपकी शादी के लिए हम कोई लड़की ढूंढ पाएंगे या नहीं। शाम के समय आशीष अपने पिता को लेकर नारायण जी के यहाँ पहुंच गया था। लाइए नारायण बाबू, दिखाइए कौन सी लड़की फाइनल की है हमारे साहबजादे ने। पापा, मेरी पसंद की लड़की को देखकर इनकार तो नहीं कर देंगे ना आप? पहले वादा करिए कि जो लड़की मुझे पसंद है उसी से शादी करा देंगे। अरे बेटा, तुम्हारी शादी के लिए लड़कियां ढूंढते ढूंढते हम इतना थक गए कि अब तो तुम लड़की के बजाय घोड़ी से भी 7 फेरे लेने के लिए हाँ कर दो तो उसी से तुम्हारे हाथ पीले करवा दें। क्या पापा आप भी। ये लो बेटा, यही तस्वीर है जो उस दिन हमने आपको बताई थी। बताओ इनमें से कौन सी लड़की पसंद आई आपको? लड़की वालों से लगे हाथ आपकी बात करवा देते हैं। काका जी, वो लड़की मुझे पसंद आई है वो इन तस्वीरों में नहीं है। मतलब अभी तो कहा आपने आपको लड़की पसंद आ गई है। जी, लड़की पसंद है लेकिन ये तस्वीर वाली नहीं। आशीष अभी कह ही रहा था कि तभी सुनैना चाय नाश्ता लेकर बैठक में आ जाती है। आइए ना, आप भी बैठिए ना। पापा, मैं जिस लड़की के बारे में बात कर रहा हूं ना, यही है वो। मुझे तस्वीर वाली लड़कियों से नहीं बल्कि काका की बेटी से शादी करनी है। आशीष की बात सुनकर नारायण बाबू और पटेल साहब दोनों कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं। नारायण बाबू तो कुछ देर तक जैसे कुछ भी बोलने की स्थिति में ही नहीं थे और सुनैना चाय की ट्रे टेबल पर पटक कर कब की कमरे से जा चुकी थी। आशीष को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बात पर सभी लोग ऐसी प्रतिक्रियाएं क्यों दे रहे हैं, जैसे उसने कोई अनहोनी बात कर दी हो। अरे पापा, आप लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उनकी बेटी बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो शायद गांव के स्कूल में पढ़ाती है। जब पहली बार उन्हें स्कूल जाते समय देखा था ना, मुझे पहली नजर में बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन मैं गांव का माहौल समझता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे शादी के लिए लड़कियां ढूंढने को कहा। मुझे अंदाजा था कि आप आसपास की सभी लड़कियों की तस्वीर कैसे भी करके मुझ तक पहुंचा देंगे, लेकिन इतनी लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद भी सुनैना की तस्वीर मुझ तक नहीं आई। हाँ, वो अलग बात है कि मैं खुद यहाँ पहुंच गया। पापा, आप काका को विश्वास दिला दीजिए कि मैं अच्छा लड़का हूँ और शादी के बाद उनकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। और हाँ, हमें कोई दहेज भी नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा भाई साहब, अपनी बेटी की तरफ से हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगते। मुझे अगर जरा भी अंदाजा होता ना कि ये यहाँ पर ये सब बातें करने के लिए मुझे लेकर आ रहा है तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। हो सके तो माफ कर दीजिएगा। लेकिन पापा, मैंने कोई गलत बात कहाँ की है जो आप ऐसे माफी मांग रहे हैं? अरे मैं तो रीति रिवाज के साथ धूमधाम से शादी करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि मैंने आज तक उनकी बेटी को कभी सड़क पर रोककर बात तक नहीं की है। मैं तो सीधा बड़ों के माध्यम से शादी करना चाहता हूँ। आप लोग ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? अरे तुम चलो यहाँ से। तुम्हें शहर भेजकर 4 क्लास इसलिए नहीं पढ़ाया था
कि तुम यहाँ गांव में आकर दूसरों की बहन बेटियों को बेइज्जत करते घूमो। तुमने आज नाक कटा कर रख दी हमारी। अरे किसी के जख्मों को इस तरह से कुरेदते शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कहता हूँ चलो घर, अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकते। अरे लेकिन हुआ क्या है? आखिर क्या कमी है सुनैना में? और मैंने कब किसके जख्म कुरेद दिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। जिस सुनैना की तुम बात कर रहे हो ना, वो हमारी बेटी नहीं बहू है। मेरे 7 साल की पोती की माँ है और इस घर की इज्जत है। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई या कुछ और समझाऊं? इतना कहकर नारायण जी ने बैठक में दीवार पर फूल माला लगी अपने बेटे की तस्वीर की ओर इशारा करके आशीष से कहा, ये देख, ये है मेरा बेटा सुनैना का पति। और कुछ जानना है तुझे? आशीष के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। उसने देखा बैठक के बाहर पर्दे की ओट में खड़ी हुई सुनैना आंसू बहा रही थी। आशीष नहीं जानता था अनजाने में उसने सबके दिलों को इतनी गहरी चोट पहुंचा दी है। जिस लड़की को वो आज तक इस घर की बेटी समझकर शादी करने के सपने संजो रहा था, वो बेटी नहीं, इस घर की विधवा बहू थी। इस सच ने आशीष को गहरा आघात दे दिया। पटेल साहब अपने बेटे को लेकर वहां से निकल गए। ये सब क्या करके आया है तू? अरे किसी की विधवा बहू के लिए उनकी मर्जी के बिना शादी का प्रस्ताव लेकर उनके घर पहुंच गया। कितनी बड़ी बेहूदगी हुई है हमसे, तुम्हें अंदाजा भी है? और उस बच्ची की भावनाओं का मजाक बना सो अलग। नारायण बाबू हमारे बारे में न जाने क्या सोच रहे होंगे। आशीष इस पल में कुछ भी सोचने समझने की क्षमता मानो खो चुका था। उसे समझ में नहीं आता था कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हुआ। जिस लड़की को पहली नजर में देखते ही उसने उसके साथ जीवन बिताने के सुंदर ख्वाब देख लिए थे, वो एक विधवा हो सकती है, ऐसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। खैर, सदमा आशीष को भी लगा था। अगले कुछ दिनों तक वो गुमसुम सा अपने कमरे में बंद रहा और फिर हफ्ते भर बाद अपना सूटकेस पैक करके कमरे से बाहर निकल आया। मुझे ऐसा लग रहा है पापा, मैंने गांव वापस लौटकर कुछ गलती कर दी। मैं शहर में ही ठीक था। मैं वापस शहर जा रहा हूँ, वहीं जॉब करूंगा। पहुंचकर आपको खबर करूंगा। अरे बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही तो पढ़ाई पूरी करके लौटा है तू, और तेरे बाबूजी तो वादा कर रहे थे कि तू अब पढ़ाई खत्म करने के बाद यहीं हमारे साथ गांव में रहकर अपने पिताजी का कारोबार संभालेगा। सोचा तो मैंने भी यही था माँ, लेकिन यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। इतने साल से शहर में रहा हूँ, यहाँ एडजस्ट करने में समस्या हो रही है। मैं मिलने आता रहूंगा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं सब समझ रही हूँ। अरे उस लड़की ने न जाने क्या काला जादू कर दिया तुझ पर। न कुछ सोचा न समझा, बावला हुआ जा रहा है उसके लिए। बेटा 9 साल हुए उसकी शादी को, दुनिया देखी है उसने। मेरा सीधा साधा बच्चा है अभी, जरूर उसने ही शहरी बाबू देखकर लटके झटके दिखाए होंगे। क्या बोल रही हो? कुछ जानती भी हो उसके बारे में कि बस ऐसे ही अनाप शनाप बोलने लगे? उसने कभी मेरी तरफ नजर भरकर देखा तक नहीं, और तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो उसके ऊपर। सारी गलती मेरी है। ये सब गलतफहमी मेरे कारण पैदा हुई है और मैंने भी ये सब जानबूझकर नहीं किया। अब क्या करूं? इतने साल शहर में रहा, गांव में भी दर्जनों लड़कियों की फोटो देख ली, लेकिन मेरे दिल को वही भा गई, तो उसपे मेरा क्या कसूर? अरे वो एक बच्चे की माँ है, किसी के घर की बहू है, किसी की विधवा पत्नी है। अपने दिल को समझा, ये पाप है, पाप। तभी तो खुद को दूर कर रहा हूं ना, इस गांव से शहर जा रहा हूं। अरे जिस लड़की से तेरा कोई रिश्ता नहीं है, जिसने आज तक सीधे मुंह तुझसे बात तक नहीं करी, उसके लिए अपनी माँ को छोड़कर जा रहा है। आप कुछ समझाते क्यों नहीं अपने बेटे को? सारी जिंदगी ऐसे ही सर पर चढ़ाकर रखेंगे? सही गलत का अंतर आप नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? आशीष बेटा, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। अरे बेटा, अभी कौन सी तुम्हारी उम्र निकल गई है, अभी तो बात सिर्फ शुरू हुई थी। इस बात को ज्यादा दिल पे मत लो। अरे तुम्हारे लिए अपने जिले की सबसे खूबसूरत लड़की ढूंढ कर लाएंगे हम, देखना। अभी तुम कहीं नहीं जा रहे हो, सामान वापस रख दो, भूल जाओ ये सब जो हो गया सो हो गया। हम कल से ही तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। परिवार के दबाव के कारण आशीष ने शहर जाने का अपना निर्णय छोड़ दिया था, लेकिन ना चाहकर भी बार बार उसके मन में सुनैना का ख्याल आ रहा था। आशीष को पता चल चुका था कि सुनैना गांव के स्कूल में पढ़ाने जाती है, इसलिए छुट्टी के समय उसने अपनी बाइक निकाली और स्कूल से कुछ देर पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। कुछ देर में हल्के रंग की साड़ी पहने सुनैना स्कूल से बाहर आई और पैदल ही खेतों के पीछे होते हुए अपने घर की ओर बढ़ गई। अचानक गांव के 2-3 लड़के आकर सुनैना को घेर लेते हैं। भाभी, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। अरे मदद की जरूरत तो पड़ती ही होगी, बेचारी अकेली औरत है, एक बच्ची है, कैसे सब संभालेगी? अरे हमें ना, हमारा नंबर ले लो, जब भी जरूरत हो बुला लेना, कहो तो घर तक छोड़ दे। जाओ आप लोग, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा रास्ता छोड़ो।
रोज रोज बदतमीजी करने चले आती हो। अगर आज की बात मेरे रास्ते में आए ना तो सरपंच काका से शिकायत कर दूंगी। अरे भाभी तो नाराज होगी। भाभी जी, हम आपकी चिंता में चले आते हैं और आप हमें धमका रही है। इस उम्र से क्या फर्क पड़ता है, बात तो अभी भी है आप में। आपके लिए तो सरपंच से भी निपट लेंगे। अनाप शनाप अपमानजनक बातें कहते हुए वे लड़के बाइक को लहराते हुए वहां से निकल गए। वहीं दूर खड़े होकर ये सब अपनी आंखों से देख रहे आशीष ने बिना कुछ कहे दूसरे रास्ते से बाइक घुमाई और अपने घर आ गया। ये देख बेटा, ये लड़की है, नाम है मीनाक्षी। पता चला है आसपास के कई गांव के लोग इसके साथ रिश्ते के जुगाड़ में लगे हैं। तू तो बस एक बार हाँ बोल दे बेटा, फिर तू देख कैसे तेरी शादी मैं धूमधाम से मीनाक्षी के साथ करवाती हूँ। तेरी तरफ पढ़ी लिखी है लड़की। माँ बस भी करिए ना, मुझे कोई लड़की नहीं दिखनी। आप मुझे ज्यादा फोर्स करेंगे तो मैं सच में शहर चला जाऊंगा। सुनिए जी, ये सब क्या हो रहा है? अब क्या उसकी वजह से ये शादी नहीं करेगा, कंवारा बैठा रहेगा? मुझे तो लगा था मीनाक्षी की फोटो देखते ही शादी के लिए हाँ कर देगा, लेकिन इसने तो फिर से वही तस्वीर देखकर इनकार करना शुरू कर दिया। अरे भाग्यवान, झटका लगा है तुम्हारे बेटे को। थोड़ा संभालने का मौका दोगी, समय के साथ सारे जख्म भर जाएंगे। बस तुम थोड़ा हौसला रखो, जल्दबाजी में कई बार बात हाथ से निकल जाती है। पति की बात सुनकर अब आशीष की माँ भी शांत हो जाती है। पापा, मैंने मन बना लिया है, आप बात करिए। मैं अभी भी सुनैना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माना कि सुनैना विधवा है, लेकिन उसके आगे अभी उसका पूरा जीवन पड़ा है। जो उसके साथ हुआ उसका दुख है मुझे, लेकिन जो बीत गया उसके लिए आने वाले कल को तो नहीं झुठलाया जा सकता ना। वैसे भी एक विधवा के लिए अपना पूरा जीवन अकेले बिताना, एक बच्चे को संभालना बहुत कठिन कार्य है। क्या बोल रहे हो तुम? अरे तुम क्यों करोगे एक विधवा स्त्री से शादी, जिसका बच्चा भी है? कौन सी खोट है तुम्हारे अंदर जो ऐसा बेमेल ब्याह करना चाहते हो? ये संभव नहीं है, कान खोलकर सुन लो। मैं और तुम्हारी माँ इस बात के लिए कभी इजाजत नहीं देंगे। पापा, एक ही बात को बार बार कहने से कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। एक नजर में जब मुझे सुनैना के विधवा होने के बारे में पता चला तो झटका तो मुझे भी लगा था, लेकिन हफ्तों तक अपने मन को टटोलने के बाद मुझे समझ में आया कि सुनैना की सच्चाई जानने के बाद भी मेरी भावनाओं में कोई अंतर नहीं आया। हाँ, वो है कि 7 साल की बच्ची की माँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसकी उम्र निकल गई है। अपने गांव में चलन है 18 की हुई नहीं कि लड़कियों के हाथ पीले कर दो। लड़का चाहे 30 साल तक कंवारा बैठा हो, उससे आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन बहू एकदम कच्ची उम्र की चाहिए। मुश्किल से 25-26 साल उम्र होगी उसकी, और इतना बड़ा दुख। मैं उसके जीवन को खुशियों से भरना चाहता हूँ पापा। मैं शादी करूंगा उससे। एक तरफ पटेल साहब बेटे को समझाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ आशीष की माँ सर पकड़कर दहाड़े मार कर रो रही थी। उनके लिए सच को स्वीकार कर पाना असंभव था कि उनका इकलौता काबिल बेटा किसी विधवा औरत से शादी करने के लिए पागल हुआ जा रहा है। बेटा, ये शहर नहीं गांव है। ऐसी बेहूदी बात अगर गांव में किसी ने सुन ली ना तो गांव से और बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ विधवा की दूसरी शादी नहीं होती। इस गांव में विधवा औरत की दूसरी शादी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन एक शरीफ खानदान की गरिमा में रहकर घर से बाहर काम करने जाती हुई विधवा को इसी गांव के इज्जतदार घरों के लड़के आते जाते परेशान करे, भद्दे कमेंट करे, उसका जीना मुश्किल कर दे, ये चलता है आपके समाज में। एक विधवा को दोबारा जीने का मौका देना बदतमीजी और बेहूदगी, और सड़क चलते उसके साथ बदतमीजी करना और भद्दे इशारे करना, ये संस्कारों की निशानी। क्यों, ठीक कहा ना पापा मैंने? तुम्हारी बातों का कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। हम नहीं जानते हम तुम्हारे लिए क्या करें। गांव के रीति रिवाज, परंपरा, यहाँ के माहौल को भी तुम समझते नहीं हो। अरे पूरा गांव दुश्मन हो जाएगा हमारा, और पूरे गांव को छोड़ो, नारायण बाबू खुद विरोध पर उतर आएंगे। तुम उस बच्ची की जिंदगी संवारने की बात कर रहे हो और उन्हें ये प्रस्ताव उनके घर की इज्जत पर डाका लगाने के समान महसूस होगा, और देखना पूरे गांव में बवाल मच जाएगा। मैं खुद बात करूंगा सुनैना से। उसे भी समझने की जरूरत है कि ऐसे जीवन नहीं चला करता। उसकी अपनी भी तो कुछ इच्छा होगी ना। जाने वाले के साथ मरा तो नहीं जा सकता, उसे तो जीना पड़ेगा, और इस दुनिया में जीने के लिए किसी जीवन साथी की भी जरूरत पड़ेगी। तुम अकेले सुनैना के आसपास दिखाई भी मत देना, वरना बात हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगी। करता हूं मैं कुछ। कमरे में तो क्या आप जाकर उस मनहूस के रिश्ते की बात मेरे राजकुमार से बेटे के लिए करेंगे? अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। है कोई पूरे गांव में मेरे आशीष जैसा सुंदर, सुशील, पढ़ा लिखा, काबिल लड़का? 1 दर्जन लड़कियां ब्याह को राजी हो जाएंगी इसके एक इशारे पर। फिर क्यों उस विधवा को बहू बनाओ? क्या मजबूरी है हमारी? देखो सुधा, शांत हो जाओ।
वो लड़की नहीं, तुम्हारा लड़का जिद लिए बैठा है कि शादी उसी से करेगा। उस लड़की को दोष देना सही नहीं होगा। मुझे सोचने दो कि आगे क्या किया जाए। अरे जाइए, आपकी समझ में नहीं आएगा। मर्द को लुभाने के 70 तरीके आते हैं औरत को, और वो तो 10 साल की ब्याहता है, सब टोट के पता है उसे। मेरे सीधे साधे लड़के को फंसाकर अब अनजान बन रही है। उसे तो मैं ठीक करती हूँ। मुझे अकेले में मिल गई ना तो चोटी पकड़कर ऐसा पीटूंगी कि त्रिया चरित्र भूल जाएगी। सुधा, बावली मत हो। उसके पति को गए अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए। जो सुनेगा हमें ही गलत कहेगा। सारे जमाने की सहानुभूति अभी उसी के साथ है। सारे गांव को दुश्मन बनाना चाहती हो क्या? और वैसे भी उसकी गलती नहीं है। जो समझाना है अपने बेटे को समझाओ। वो कौन सा इससे शादी करने के लिए मरी जा रही है? सुधा दिन रात बस यही सोचने में बिता रही थी कि ऐसा क्या करे जिससे उसके इकलौते बेटे के दिमाग से उस सुनैना का भूत उतर जाए। लेकिन असल में कोई भूत हो तब उतरे ना। आशीष ने तो सुनैना की सादगी से प्रेम कर लिया था, और जो सच्चा प्रेम होता है वो दिल और दिमाग से इतनी आसानी से उतरता थोड़ी ना है। जो 2 पल का आकर्षण होता तो सुनैना की शादीशुदा होने और एक बच्चे की मां होने की खबर सुनकर कब का दूर हो चुका होता। लेकिन आशीष के इरादे तो जैसे और पक्के हो गए थे। क्या हुआ आगे? क्या सुनैना आशीष को अपना पाएगी? क्या सुनैना के मन में भी आशीष के लिए जगह है, या फिर ये प्यार एक तरफा है? क्या सुनैना के सास ससुर इस बात को स्वीकार कर पाएंगे कि उनके बेटे की ब्याहता पत्नी से कोई लड़का शादी करने की इच्छा जता रहा है? कहानी के अनछुए पहलुओं को जानने के लिए कहानी के अगले भाग में हमसे जरूर जुड़े। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।